आप सभी का फिर से स्वागत है सीडीएल मेथड पे। आज हम लोग वापस से सीएपीएफ का 2010 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो एनालिसिस करना चालू कर रहे हैं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे अपने वीडियो सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और साथ में हमें कॉन्फिडेंस आते जा रहा है कि जो सीडीएल मेथड है वो वर्क करता है। जो जो स्टूडेंट्स इन मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं मे बी फर्स्ट फेज पे थोड़ा धीरे होगा और ज़्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि एज सच ये थोड़ा मैनुअल वर्क है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है फर्स्ट फेज पे। मेहनत इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आपने कभी इसको किया नहीं है। अगर आप कभी भी इसको वापस से एक बार जब ये हैबिट में आ जाएगा आपके, तो इससे आसान मेथड आपको कोई सा भी नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलने लगेगी। तो जो एफर्ट है, जो थोड़ा सा जो एफर्ट है जो आपको डालना पड़ रहा है, वो आपको वर्थ लगेगा कि भाई मैं हाँ ये एफर्ट डाल के इससे आउटपुट ले सकता हूँ। ठीक, तो उस स्टेज पे जब पहुंच जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो छोटा सा मेथड है वो कितना हेल्पफुल कर रहा है मेरे को, और आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं इन टॉपिक्स को, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो आज हम लोग 2010 का प्रीवियस ईयर सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर चालू कर रहे हैं। और अब यहाँ से हम लोग छोटा सा पिछले जो हमारा 2009 का एक्सपीरियंस रहा है उसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है कि हम अब 30 क्वेश्चन का एक बैच करेंगे और 4 लेक्चर में पूरे 2010 का जितने प्रीवियस ईयर एनालिसिस है वो खत्म करेंगे। पहले हम लोग आंसर्स आपको नहीं दे रहे थे, अब हम लोग विद इन वीडियो आंसर्स देंगे। एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में आंसर देंगे, और आंसर देते समय लेकिन आपको ये मार्क करके रखना है कि आपको पहले मार्क करना ही पड़ेगा। और अभी भी हम लोग स्ट्रिक्टली आपको बोल रहे हैं कि आप अगर अभी तक OMR शीट डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप पहले OMR शीट डाउनलोड कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर ये टॉपिक का भी अगर आप PPT डाउनलोड कर रहे हैं या तो विद टॉपिक या तो विदाउट टॉपिक, दोनों में से कोई सा भी आप डाउनलोड कीजिए और साथ में लेके चलिए। क्योंकि जो एफर्ट है आपको साथ में लेके चलने में है, और आपको जो मज़ा आने वाले समय में जो आपको जो फील आने वाले कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ, वो कब आएगा? जब आप OMR शीट और साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस है और टॉपिक को आप खुद लिख रहे हैं, तभी आपको ये नया एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 6 फ्रेंड ABCDEF आर सीटेड इन ए सर्कल facing center. If F is between A and D and C is between E and B and E is not between C and D and D is second to the left of C, which of the following is the position of D? ये पोजिशनिंग क्वेश्चन है। ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक्स। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखा है आपने कभी, तो आप सिंपली सर्च कीजिए यूट्यूब में सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस, तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जिसने इन टॉपिक्स को एड्रेस किया है। ठीक, आप वहीं से इस टॉपिक को फर्स्ट हैंड पे कंप्लीट कर लीजिए, आपको किसी भी अलग से एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं इसमें, क्वेश्चन लेंदी थोड़े से होते हैं, लेकिन जब आप एक बार पढ़ना सीख जाए तो क्लैरिटी आ जाती है आप में। ठीक, आप इन क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके सोचें। अगर आपको इसका आंसर पता चल गया, अगर आप कंफर्म है कि मेरे को इसका आंसर आ गया है, तो सबसे पहला काम है या तो कंफर्म मार्क करें OMR शीट में, या तो अगर अभी भी आपको इसका आंसर कंफर्म नहीं है तो फिर आप इसको डाउट मार्क करें, उसके बाद अपना आंसर मार्क करें, अपना समय लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। इसका जो आंसर है वो है A ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक, आप पॉज करके ही इसको मार्क करेंगे तभी आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये जो वीडियो है इसमें मेन हमारा जो एम है वो है जो भी स्टूडेंट हैं वो सीडीएल मेथड को लर्न करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाया गया है। जो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ में जो टॉपिक्स एंड फ्रीक्वेंसी को देखना चाह रहे हैं कि भाई टॉपिक्स कितने बार रिपीट हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग इन वीडियो में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ आपको अपना कॉपी और पेन रेडी रखना पड़ेगा। अगर आप विदाउट कॉपी एंड पेन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट बहुत ही कम मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। हमने कुछ पहले भी वीडियोस में डिस्कशन किया है कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है, और जो सीडीएल मेथड है वो क्या होता है और इसमें क्या क्या एडवांटेज है आपको। ठीक, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे पहला आपको OMR डाउनलोड करना ही पड़ेगा, जिसमें हमारा OMR का बेनिफिट ये है कि आपको कंफर्म और डाउट के एक अलग सेक्शंस दिखाई मिलते हैं, और साथ ही साथ में इसमें ABCD ऑप्शंस भी रहते हैं। तो
तो आपको कोई भी आंसर्स को मार्क करने से पहले कंफर्म और डाउट पहले मार्क करना है, उसके बाद फिर अपना आंसर मार्क करना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जरूर ज्वाइन करें आप लोग। OMR सीट हम आपको OMR सीट प्रोवाइड करते हैं, साथ में विदाउट टॉपिक PPT प्रोवाइड करते हैं और विद टॉपिक PPT प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के आसानी के लिए। और हम एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ विद टॉपिक भी प्रोवाइड करते हैं, इसमें विदाउट टॉपिक भी मिल जाएगा आपको। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एड्रेस कर चुका है। ये दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है, एक लॉजिकल रीजनिंग का है ये, और ये सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए मैन इज 24 years older than his son. In 2 years his age will be twice the age of his son. Which of the following is the present age of his son? ये ना, ये twice है ना, in 2 years older than, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी का खेल है। अगर ये वर्ड्स आपको समझ आते हैं कि भाई ओल्डर देन क्या होता है, ट्वाइस क्या होता है, इन 2 years क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अपना समय लें, आंसर्स निकालें कॉपी पेन में, और उसके बाद फिर अगर आप लगता है आपको कंफर्म है आप, तो फिर आप कंफर्म मार्क करें, और या तो फिर आप डाउट मार्क करें। उसके बाद फिर इसका आंसर दें ABCD में। आपने अभी तक मार्क कर लिया है, तो इसका जो आंसर है वो है D। ठीक, ये प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर है, आप एजेस वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। The sum of the ages of the 5 children born at the interval of 3 years each in 50 years, which of the following is the age of the youngest child? ये भी वापस से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस है, तो आपको एज वाले क्वेश्चन होना चाहिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको टॉपिक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन को वापस से पढ़िए, थोड़ा देर पॉज लीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कंफर्म मार्क कीजिए, और फिर उसके बाद डाउट मार्क कीजिए, और उसके बाद जो भी आपका आंसर है वो मार्क कीजिए। इसका आंसर है A। हाँ, वापस से हम इन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जो हमारा मेन एम है वो है आपको टॉपिक्स पे क्लैरिटी लाना और CDL मेथड को प्रैक्टिस कराना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digits. In the digits interchange places, the number is added to original number, then the resulting number is always divisible by। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, डिविजिबिलिटी में क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनते हैं। 4-5 तरीके के क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरे हिसाब से हमने और भी एग्जाम्स के पेपर देखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग जगह पे रिपीट हुआ है। कहीं पे 2 digit हुआ है, कहीं पे डिविजिबिलिटी बाय में अलग आया है, फिर इसके बाद कौन कौन से किसको ऐड करते हैं वो है ना, और तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, अगर इसका आंसर आपको पता है तो अपना समय लीजिए और उसके बाद इसको मार्क कीजिए। पहले कंफर्म मार्क करेंगे, फिर इसके बाद फिर डाउट मार्क करेंगे, उसके बाद फिर जो भी आपका आंसर है वो मार्क करेंगे। हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो टॉपिक है आपका बेसिक मैथ्स है, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा B। ठीक, इसका जो बेसिक आंसर है वो आंसर है इसका B। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। मिस्टर एक्स ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू अ रिजॉर्ट, रिटर्निंग ओवर द सेम रूट शी गेट स्टक इन द ट्रैफिक एंड took an hour longer. What should be the drive only at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर? How many किलोमीटर did she drive? लीजिए, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पे 2-3 वर्ड्स यूज हुए हैं। एक हो गया स्पीड, और ये पूछा है किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पे आपको देखने की मिल जाएगा एन आवर लॉन्गर मतलब टाइम। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको अगर इसका आंसर पता है तो अपना स्क्रीन थोड़ा पॉज कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना आंसर डालिए इसमें। अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म पे, अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं डाउट हूँ, मैं सही आंसर तक नहीं पहुँच पाऊँ, तो फिर उसके बाद डाउट पे, फिर उसके बाद ABCD पे मार्क करें। अभी हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर है D। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। XYZ can finish the work in 12, 15 and 18 days respectively. In how many days will all the three finishes the work?
टाइम एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर एग्जाम में पूछता है। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ये इनका फेवरेट एरिया है जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन से लेकर के 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद डाउट को मार्क करें, फिर उसके बाद फिर ABCD को मार्क करें। आप थोड़ा सा समय लेके इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका आंसर जो आने वाला है वो है A। If the ratio of the sum and the difference of the two number be 17:13, which of the following is the ratio of the number? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। इसमें जो आंसर आने वाला है वो है आपका बी। पहले कंफर्म मार्क कीजिए, फिर उसके बाद डाउट मार्क कीजिए, फिर उसके बाद ABCD मार्क कीजिए। Which one among the following is the water image of the figure given below? Water image, mirror image और water image? मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये 2 टॉपिक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज 2 टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं इससे, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन, अब देखिए इसमें तो आंसर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज जो होता है वो इस तरीके से आता है, वाटर इमेज जो होता है वो इस तरीके से आता है। ठीक, तो ये जो होता है ना, ये मिरर इमेज होता है और ये वाटर इमेज होता है। तो इसका जो इमेज इधर फॉर्मेशन होगा, इसका इमेज जो इधर फॉर्मेशन होगा। आंसर बहुत सिंपल है। अब तो आप समझ भी गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। अगर आप अभी भी कंफर्म नहीं है तो पहले डाउट मार्क करना चाहिए आपको, फिर उसके बाद ABCD मार्क करना चाहिए। हमारा एम आंसर्स नहीं है, हमारा एम है कि सीरियल मेथड को लर्न करना। अगर अभी भी आपने अपना PPT डाउनलोड नहीं किया है तो PPT डाउनलोड करें और हमारा वीडियो को एज ए रेफरेंस यूज़ करें। पहले COD मार्क करें, उसके बाद फिर आप आंसर मार्क करें, उसके बाद फिर हमारे वीडियोज़ को देखें। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो? जेन्युइन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें कितने हैं। आंसर आपका कुछ कुछ को ट्रिक से भी हो जाता है, कुछ कुछ काउंट से भी होता है, कभी कभी कुछ कुछ गलत से भी। कितने क्वेश्चन गलत है वो भी देख के हो जाता है इसमें। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद डाउट मार्क करें, या तो फिर अगर नहीं आता तो, अगर आता है तो फिर कंफर्म करें और उसके बाद ABCD जो आपको आंसर लगता है उस पर मार्क करें और स्क्रीन पॉज करके थोड़ा समय लें। इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी। इसका आंसर 11 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइसेस आर शोन अबव। अब ये डाइसेस के क्वेश्चन ना हर जगह आ रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं और प्रोबेबिलिटी में आपको डाइसेस अक्सर मिलते हैं और इमेज फॉर्मेशन में भी जो डाइसेस है ना वो आते हैं इस टाइप क्वेश्चन। और if the digit 1 on the base, which one of the following digit will be on the top? ठीक, आप 1 है बेस में तो इसके अपोजिट में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यह आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है ना। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि भाई 6 साइड होते हैं, 4 का तो इन्होंने पहले ही दे दिया। ठीक, अब एक तो ऑलरेडी दे चुके थे, पीछे एक ही बचा बस। इसका आंसर होगा ए। ठीक, अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करें, फिर अगर डाउट में है तो डाउट मार्क करें, फिर उसके बाद ABCD मार्क करें। हमारा एम जो है वो आंसर तक पहुंचना नहीं है, हमारा जो एम है वो है सीरियल मेथड को लर्न करना। कि भाई आप आंसर्स देने से पहले कंफर्म है कि नहीं, ये आपको डिफाइन करना है। अगर जब तक आप डिफाइन करना नहीं सीखेंगे कि आप आंसर कंफर्म, तो आपको आंसर्स ग्रैब करने का कोई फायदा नहीं। ये तो इकट्ठा करने का टाइप का हो गया, आप आंसर इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके क्या फायदा मिलेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, A, B, C और D। अगर आप इसका आंसर आपको पता है, पॉज करें और उसके बाद देखें कि आप इसका आंसर क्या हो सकता है।
अगर आपको कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें और उसके बाद आंसर करें। अगर आप डाउट में हैं अभी भी तो पहले डाउट मार्क करें, फिर उसके बाद आंसर मार्क करें। इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। पेपर फोल्डिंग वाले थोड़ा क्वेश्चन कम हो गए हैं अभी, रिसेंट एग्जाम में इसके पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस की संख्या जो है कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी पहले तो बहुत अच्छे से पूछते थे पेपर फोल्डिंग क्वेश्चंस। ठीक, तो अ सीट हैज बीन फोल्डेड इन द मैनर एज शोन इन एक्स एंड वाई punched as in Z above. Choose from the following image it looks like when unfolded. ठीक, थोड़ा सा ध्यान देके बनाने वाला क्वेश्चन है ये। आप हल्का सा ध्यान देंगे और उसके बाद फिर इसको टच करेंगे। आप स्मूथली देखें कि क्या करना चाह रहा है ये, थोड़ा समय लें अपना। अगर आप आंसर तक पहुंच गए और आपको लगता है कि ये कंफर्म है मेरा आंसर, तो पहले कंफर्म मार्क करें और उसके बाद फिर आप आंसर्स दें अपना। अगर अभी तक आप इसके आंसर तक नहीं पहुंचे हैं तो पहले डाउट मार्क करें, फिर इसके बाद अपना आंसर्स दें। इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर है वो है डी। 13 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर डज नॉट फॉलो द सेम पैटर्न ए बी सी डी। सब में सर्कल है, ठीक है। पैटर्न क्या है कि भाई पैटर्न आपको समझना है, देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, डबल सर्कल है, मल्टी सर्कल्स हैं, ठीक है, मल्टी लाइन्स हैं, तो वो सब चीज़ देख सकते हो आप। लाइन भी मल्टी है ना। इसका जो आंसर होने वाला है वो है डी। अगर आप कंफर्म है तो फिर पहले कंफर्म मार्क करें, फिर इसके बाद ABCD मार्क करें। अगर आप डाउट में हैं तो पहले डाउट मार्क करें, फिर उसके बाद ABCD मार्क करें। याद रखें, हमारा एम, अभी भी मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, हमारा एम आंसर्स तक नहीं है। हमारा एम है पहले कंफर्म मार्क करें, उसके बाद फिर डाउट मार्क करें। ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, आप थोड़ा पॉज करें स्क्रीन को, पहले स्टडी करें। थोड़ा सा ये इसमें एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा कि 3 पेज का क्वेश्चन है। तो ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। ये आप पॉज करके पहले इसको पढ़ें और वापस से रिपीट करके इसको देखें। इसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको, आप आराम से इसको बनाते रहिएगा। इसका जो आंसर है 14th और 15 का, 14th और 15 का सी। ठीक, अगर आपने कंफर्म और डाउट पहले से मार्क करके रखा है अपने वो मार्क शीट पे और आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम देखते हैं कि भाई ये कंफर्म एंड डाउट क्या है, इसको क्यों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम लोग इसको इतना भाव दे रहे हैं। ठीक भाई, देखिए क्या होने वाला है कि अभी तक आपने 15 क्वेश्चंस मार्क किया है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अगर मैंने ये कंफर्म मार्क किया है, मैंने ये डाउट मार्क किया है, मैंने ये डाउट मार्क किया है, मैंने ये कंफर्म मार्क किया है, मैंने ये डाउट मार्क किया है, मैंने ये कंफर्म मार्क किया है, मैंने ये छोड़ दिया है, फिर मैंने ये डाउट मार्क किया है, फिर मैंने डाउट मार्क किया है, फिर मैंने कंफर्म मार्क किया है, फिर ये भी मेरा कंफर्म आंसर है, ये भी मेरा कंफर्म आंसर है। ये एज देन हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई आपका जो OMR सीट है वो दिखेगा कैसे। ठीक, आपका OMR सीट इस तरीके से दिखेगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं किए हैं। ठीक, तो जब भी आप क्वेश्चंस देने के बाद जब इनको आपस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन कंफर्म में मार्क किए, 3 4 5 6 7। तो आपने 15 क्वेश्चन में आपने कंफर्म कितना किया, 7 क्वेश्चन आपने कंफर्म किया। और डाउट में 3 3 6 7 7 क्वेश्चन आपने डाउट में अटेंड किया। ठीक, आपने ये कर लिया। अब आपको देखना है कि आपने कंफर्म सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक, आप जब बोल रहे हो कि आपका आंसर कंफर्म है, ठीक, और उसके बाद आपको जब रियलाइज हो रहा है कि भाई ये इसमें से मेरा क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपने 5 क्वेश्चन सही किया है और 2 क्वेश्चन आपने गलत किया है, और इस 7 क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन सही किया है और 4 क्वेश्चन गलत किया है। अब हमको ये समझना है कि अब हम यहाँ से इस पॉइंट को समझ के अपनी जो तैयारी है वो कैसे और अच्छा बनाएं।
हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है कि अगर मैं किसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि मेरे को करना आता है लेकिन मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो मेरा कौन सा सेक्शन है, वो ये मेरा ये सेक्शन है। इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैंने बोला है भाई मेरे को कन्फर्म हूँ, मैं इस आंसर को जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस आंसर को सॉल्व नहीं कर पाया, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट एरिया है। सबसे पहला काम, सबसे पहला जो फोकस है हमारा, वो है इस पार्ट्स को सुधारना। जब तक आप इस पार्ट पे काम नहीं कर पाएंगे तब तक आपके मार्क्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ये श्योर शॉट है। जो आपका जो सिलेक्शन है, जैसे दो क्वेश्चन आपने ग्रैब किया तो आपने 8 मार्क्स आपने लॉस किया। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ऑलरेडी गेम से आउट हो, क्योंकि जो कट ऑफ जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यही 8 मार्क्स हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के लिए लोग चूक रहे हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ना, ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई मैं जो कंफर्म पार्ट पे जो मैं रॉन्ग कर रहा हूँ वही मेरा मेन जो पॉइंट है, वो मेरे को उसको करेक्शन करना है। ठीक, अब मैं डाउट पार्ट पे आता हूँ। डाउट पार्ट में देखता हूँ मैंने 3 सही किया है। भाई मैं ऐसा क्या डाउट था कि मतलब कौन सा पॉइंट मेरा वीक था जो मैंने इस क्वेश्चन पे डाउट किया, वो आपको एड्रेस करना है। और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे आता है जो डाउट क्वेश्चन पे, ये जो दोनों सेक्शन है ना, ये अननोन सेक्शन है। अननोन सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये नोन होने के बाद भी ये अननोन है मेरे लिए, क्योंकि भाई ये मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया ना, इसलिए नोन होने के बाद भी ये अननोन है मेरे लिए। ठीक, और यहाँ से आपको टॉपिक का लिस्ट बनाना है और यहाँ से आपकी तैयारी चालू होती है। ठीक, अब यहाँ से आप आसानी से टॉपिक बना सकते हो, देख सकते हो कि मेरा कौन सा कंफर्म पार्ट में जो मेरा गलत हुआ है उसका टॉपिक क्या है, वो आया कहाँ से। इसी कारण से मैं बार बार डिस्कस करते रहता हूँ कि भाई आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए, टॉपिक्स का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक आगे बढ़ेंगे। फाइंड द नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज इमेज बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिस करें, 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के समझ गए कि नेक्स्ट इमेज क्या होगा, तो पहला काम है कि आप मार्क करें कि आप कंफर्म है या तो फिर आप डाउट में। अगर आप कंफर्म मार्क करते हैं और उसके बाद फिर ABCD मार्क करें। अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझ पाया हूँ और आंसर देना चाहता हूँ, तो पहले डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करें। इसका जो आंसर होने वाला है वो है आंसर सी। सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो गया, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, अभी भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, पैटर्न किस टाइप से मूव कर रहा है। ठीक, इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक, आपने कंफर्म और डाउट मार्क किया ही होगा। फाइंड द नेक्स्ट इमेज ऑफ द सीक्वेंस, सेम सीरीज इमेज बेस्ड क्वेश्चन। वहां पे फिर से देखेंगे कि भाई रिपीट कैसे हो रहा है, कैसे सीरीज मूव कर रहा है, कैसे इमेज मूव कर रहा है। ठीक, और आप ध्यान से पैटर्न्स को समझें और अपना आंसर जो है OMR में डालने से पहले या तो फिर कंफर्म में मार्क करें, फिर या तो फिर अगर आपको डाउट लगता है तो फिर आप डाउट में मार्क करें, उसके बाद ही आप इसका आंसर दें। ठीक, इसका जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चन है, रिपीटेबिलिटी बहुत कम है। मैंने अभी तक तो उतना कुछ खास इसका क्वेश्चन जो है पैटर्न रिपीट होते हुए नहीं देखा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। विच above are the sales figure of the 3 different type of network server over 3 months. Which of the following servers is not unit price change in March? जनवरी दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, फरवरी यूनिट एंड वैल्यू, मार्च यूनिट एंड वैल्यू। आपको इसका आंसर निकालना है और देख सकते हो सर्वर का नेम दिया है 43, 53, 63। आपको आंसर करना है इसका। एक बार थोड़ा डेटा को देखें वापस से और देखें कि क्या पूछ रहा है ये। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क सर्वर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स हैज had it unit price change in March। ठीक, किसका यूनिट प्राइस चेंज हुआ है मार्च में,
ये आपको देखना है। तो पहले तो आप देखें कि ये तो है ही नहीं, तो दिख रहा है सीधा का सीधा कि भाई इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं प्लान में, बी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना आंसर्स काटिए और उसके बाद एक कंफर्म आंसर पे पहुंचिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप एक कंफर्म आंसर पे पहुंचिए, फिर उसके बाद कंफर्म आंसर पे पहुंचने के बाद फिर आप अपना जो आंसर है वो मार्क कीजिए। अगर आप अभी भी कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करें, अगर आपको डाउट लगता है मैं इस क्वेश्चन पे सही डाउट में हूँ तो आप डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करें। इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी। 20 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द above diagram and identify from below the number which represents the graduate hardworking rural people who are not honest। अब भाई तीन चार पूछ लिया, रूरल पूछ लिया, ग्रेजुएट पूछ लिया, हार्ड वर्किंग पूछ लिया, ऑनेस्ट पूछ लिया। ये ना वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का पूरा कचरा डायग्राम। ठीक, वेन डायग्राम को और कचरा किया जाता है। वेन डायग्राम को और कचरा करोगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो ये क्या चाह रहे हैं कि भाई आप आइडेंटिफाई करो, सेम वेन डायग्राम ही है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बदल दिया। स्ट्रक्चर इसलिए बदला क्योंकि और इसको डीप में दिखाना था कि भाई कैसे कनेक्टेड है। अगर इसका आंसर देखो आप, ये वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, आप इसका आंसर सोचो, इमेज में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको आपके हिसाब से। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर, अगर अगर आप इसके आंसर तक पहुंच गए हैं, आपको इसका आंसर पता चल गया है, तो पहले आप क्या करें, कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद ABCD मार्क करें, जो आपका आंसर है वो मार्क करें। अगर अभी भी आप आंसर्स तक नहीं पहुंचे और आपको लगता है कि कोई आंसर मेरे को ठीक लग रहा है, तो आप डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करें। इसका जो आंसर होने वाला है वह A, जो कि है 2। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी इज एन वर्ड। ये आपको वैलेंसी दिखेगा, एलिमेंट दिखेगा। 3, ऑक्सीजन, लिथियम, कार्बन, बोरोन। ठीक, अब देखिए पूरे एग्जाम में यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम कितने बार रिपीट हो गया है, 9 बार रिपीट हुआ है। तो आपको लिथियम का लोकेशन पता होना चाहिए, उसके जो पीरियडिक टेबल में पोजीशन पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, वैलेंसी का चीज होता है वो पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिक केमिस्ट्री से आया हुआ है ना, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर से टॉपिक निकला हुआ है। ये ना एकदम बेसिक बेसिक, अगर आपको पीरियडिक टेबल का नॉलेज है, ठीक है, पीरियडिक टेबल का जैसे ही आपको नॉलेज है ना, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन आपको ये देख सकते हैं कि लिथियम कितने बार रिपीट हुआ है, 9 बार, कार्बन कितने बार, 9 बार, बोरोन कितने बार, 9 बार। कोई ना कोई एलिमेंट को पकड़ के इन लोग कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, है ना, एलिमेंट। अब देखिए क्वेश्चन सेम पैटर्न पे तो रिपीट नहीं होगा कभी भी, हाँ, लेकिन क्वेश्चंस की जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो 100% रिपीट होगा। आप देख सकते हो ऑक्सीजन कितने बार रिपीट हो रहा है, लिथियम कितने बार रिपीट हो रहा है, कार्बन कितने बार रिपीट हो रहा है, बोरोन कितने बार रिपीट हो रहा है। अगर आप बोरोन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, बोरोन के पीरियोडिक टेबल का पोजीशन जान लेते हो, वैलेंसी जान लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी बोरोन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आसानी से टच कर सकते हो। अगर इसका आपको अगर आंसर पता है और आप कंफर्म है, तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद ABCD। अगर आपको आंसर नहीं पता है और आप आंसर करना चाहते हैं, तो पहले डाउट मार्क करें, फिर इसके बाद ABCD। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर है ना, वो है D। Which one of the following has the highest energy? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। चार टॉपिक निकल गए, और ये चारों के चारों टॉपिक आपको रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पे मिलेगा। ठीक, रेडियो एक्टिविटी इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो रेडियो एक्टिविटी वाले जो टॉपिक्स है ना, उन पे थोड़ा सा ध्यान दें। NCERT में डायरेक्ट टॉपिक है ना। इसका आंसर पता है आपको, हाईएस्ट एनर्जी। अगर आपको आंसर पता है तो पहले क्या करना है, आपको याद रखिए, पहले कंफर्म मार्क कीजिए, फिर इसके बाद आंसर कीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो वापस से मैं बोलता हूँ आपको कि आप PDF डाउनलोड कीजिए पहला का, और साइड बाय साइड टॉपिक लिखते चलिए। क्यों? क्योंकि आप जब तक टॉपिक को सेपरेट करना नहीं जानेंगे क्वेश्चन से, तब तक आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करना नहीं जानेंगे। तो जब तक आप सेपरेट नहीं करेंगे टॉपिक को, तो तब तक आपको ना कोई प्रॉब्लम आएगा ही आएगा आपकी तैयारी में। तो पहले ना टॉपिक्स को अलग करना सीख जाए क्वेश्चन से, तब क्या होगा कि आप फेमिलियर होंगे उस टॉपिक से, और फिर आप कभी भी किसी तरीके से उसको तैयारी कर सकते हैं।
तो अगर डाउट में है तो डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करें। इसका जो आंसर है ना वो गामा रेज है, सी। ग्लास इज वर्टिफाइड लिक्विड, क्रिस्टलाइन मटेरियल, सेमी सोलिडस एंड पॉलीमेट्रिक मटेरियल। इसने क्या किया ना, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से ही जो मेटल एंड क्रिस्टल का वहां से पूरा उठा लिया टॉपिक, वहां पे ना एक ही लाइन लिखा हुआ है ग्लास क्या है, ठीक। तो अब ये क्या था ना, इसमें एक तो 5-6 टॉपिक इसने कवर कर लिया। सबसे पहला टॉपिक तो लिया ग्लास क्या होता है, वेट्रीफाइड क्या होता है, ये जो वर्ड है ना वेट्रीफाइड, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। क्रिस्टलाइन क्या होता है, सेमी सॉलिड क्या होता है, और पॉलीमेट्रिक पॉलीमेरिक मटेरियल क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हो तुरंत। क्रिस्टलाइन मटेरियल दिखता कैसे है भाई, ये क्रिस्टलाइन तो है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। आप प्रॉपर्टी देख लेना क्रिस्टलाइन का, आपको पता चल जाएगा। सेमी सॉलिडस तो है ही नहीं, किसी भी एंगल से है नहीं है, ठीक। पॉलीमेट्रिक मटेरियल और लिक्विफाइड लिक्विड और वेट्रीफाइड लिक्विड, तो ये दो टॉपिक में से कोई इसका आंसर हो सकता है। आप अगर कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर इसके बाद ABCD मार्क करें। अगर आप अभी भी डाउट में हैं तो पहले डाउट मार्क करें, उसके बाद अपना ओपिनियन दें, ताकि हमको एनालिसिस करने में और आसानी हो। इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस 2-3 टाइप के प्रोसेस है, एक है केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक। तो इस टाइप से प्रोसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो भाई वो पूछना चाह रहा है फिजिकल प्रोसेस है क्या, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता करें भाई। ऑब्वियस सी बात है, डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ रिलेट करता है, वो तो भाई कोई भी जानता है इसको कि भाई ये इसका आंसर नहीं है, ठीक। कोरोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक। कोरोजन तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल प्रोसेस कैसे हो सकता है, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म एन एसिड, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। अभी सब्लिमेशन वर्ड क्या होता है भाई, आपको आइडिया क्या है सब्लिमेशन वर्ड्स के बारे में? अगर आपको आइडिया है ना तो कमेंट करो नीचे सेक्शन में, ठीक। तो हम ना जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं ना तो इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, वर्ड्स को पिक कर रहे हैं। वर्ड्स पिक करो तो क्या होगा, जब ये टॉपिक जब पढ़ाई करने के टाइम में आएगा तब भी हमारे लिए आसान होगा, ठीक। आयोडीन एक अच्छा वर्ड है। आयोडीन कहाँ मिलता है, आयोडीन, आयोडीन आप नमक बहुत खाते हो आयोडीन का, ये नमक मतलब नमक में आयोडीन की क्या जरूरत क्या है वो आपको देखना है बस, ठीक है। मैटर प्रॉपर्टीज मेजरमेंट का ये चैप्टर से रिलेटेड है। कोरोजन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ऑफ आयोडीन क्या होता है, ठीक। तो सब्लिमेशन इज ए वर्ड आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अगर इसका आंसर आपको पता है तो पहले कंफर्म, फिर इसके बाद ABCD। अगर आप अभी भी डाउट में है तो फिर डाउट मार्क करें, इसके बाद ABCD। इसका आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट, स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी बिकॉज ऑफ। भाई डिफिशियंसी क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कमी, कमी का नाम है डिफिशियंसी। जितना रिक्वायर्ड मात्रा में होना चाहिए उससे अगर वो उसका लेवल कम आता है तो उसका नाम दे देते हैं डिफिशियंसी, ठीक। अब इंक्रीज इन SO2 लेवल इन द ब्लड, O2 कंटेंट इन द ब्लड, CO and CO2 कंटेंट इन द ब्लड, ओनली CO कंटेंट इन द ब्लड। अब ना क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना लर्निंग करने के लिए ना बहुत सारे हैं। भाई ब्लड है हमारा, ब्लड में देखो SO2 का क्या काम है, O2 का क्या काम है, CO का क्या काम है, CO2 का क्या काम है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया ना तो आपको ये क्वेश्चन ना तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा, आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन से आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे? SO2 आपके ब्लड में होता है क्या, CO आपके ब्लड में होता है क्या, ये इतना ही देख लो बस, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करें, डाउट में है तो डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करें। इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी। इसमें जानने लायक क्या क्या है, SO2, O2, CO और CO2, है ना। ये ह्यूमन डिजीजेस वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब भाई दो आ गए भाई, देखो एक्वेटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म
और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक, दो वर्ड ऑलरेडी रिपीट हो गए, आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप जब पीपीटी डाउनलोड करें ना, विदाउट टॉपिक वाले डाउनलोड करें और खुद क्वेश्चन पढ़ के ऐसे टॉपिक्स निकालना चालू करें। तो जब तक आप इतना डीप में एक एक वर्ड्स को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपको जो इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो मेन इम्प्रूवमेंट है ना, वो है टॉपिक्स के गैदरिंग और वर्ड्स के गैदरिंग में। एक बार अगर आप वर्ड्स निकालना सीख गए, तो आप उन टॉपिक्स को यूज करना सीख जाएंगे। आपने टॉपिक और वर्ड्स अगर आप निकाल लिए तो क्या हुआ, उस टॉपिक के फेमिलियर हो गए भाई, आपको पता चल गया वहाँ पे क्या क्या होने वाला है जब भी आप पढ़ेंगे उसको, और उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका, और ये क्लोजेस्ट टू द एग्जाम है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो हमारा सभी एंगल से इस तरीके से जब भी तैयारी करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से तैयारी होता है। हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। High amount of oxygen in air as compared to the amount of dissolved oxygen in water. Presence of gill in aquatic organism. Low amount of dissolved oxygen in water as compared to the amount of oxygen in the air. आप ध्यान से सोचें, क्वेश्चन वापस से पॉज करके देखें, आपको लगता है कि इसमें आंसर सही क्या होना चाहिए। अगर अभी भी आप कंफर्म हैं तो कंफर्म मार्क करें, फिर इसके बाद आंसर मार्क करें। अपने OMR में करना है, ठीक। फिर इसके बाद डाउट मार्क करें, फिर उसके बाद फिर ABCD मार्क करें। OMR का कोई कॉस्ट नहीं है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इसका जो आंसर होने वाला है वो D है इसका आंसर। Which organ in animal breaks fats to produce cholesterol? कोलेस्ट्रॉल कितने बार रिपीट हुआ? किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर। लिवर कितने बार रिपीट हुआ? टॉपिक अच्छा है भाई। फैट क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फिर इसके बाद किडनी क्या होता है, हार्ट क्या होता है, लंग्स क्या होता है, लिवर क्या होता है। 4-5 चीज़ें भाई। कोलेस्ट्रॉल और फैट एकदम ना, मतलब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। Which organs in the animal breaks fat to produce cholesterols? आदमी का स्ट्रक्चर है ना, तो आदमी कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा होता है? वो ना ब्लड के वेन में जमा होता है, ठीक। ब्लड के वेन में जमा होता है, ब्लड के अंदर में, ठीक। जो फैट कहाँ होता है? वो ना बेली मसल्स के नियर में, जैसे मसल्स है ना, तो मसल्स के अराउंड जो जमा होगा वो है फैट, ठीक। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल को निकाल के, फैट को निकाल के कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है? आपको इसका आंसर देना है, ठीक। अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर इसके बाद ABCD मार्क करें। अगर आप डाउट में हैं, आपको लगता है कि मैं इसके आंसर्स को नहीं जानता, तो फिर आप डाउट मार्क करें, उसके बाद मार्क करें। और इसका जो आंसर है वो है D, लीवर, ठीक है। लीवर ऑलरेडी 4 बार पूछ चुका है। 4 बार इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि हर 2 साल में एक बार ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक। लीवर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सिंपली लीवर रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस करें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। द कोकोनट वाटर फॉर्म अ टेंडर कोकोनट इज एन एम्ब्रियो। भाई ये एम्ब्रियो होता है क्या चीज है ना? अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विच मल्टीपल न्यूक्लियाई विथ मल्टीपल न्यूक्लिया। भाई ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? मल्टीपल न्यूक्लियाई क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म रिपीट हो गया, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नॉन न्यूट्रिटिव फ्लूइड, नॉन न्यूट्रिटिव फ्लूइड। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना इन टॉपिक्स को क्रॉस किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। एंडोस्पर्म, ठीक हो गया आपका, सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव फ्लूइड, एम्ब्रियो। ये जो वर्ड्स है ना, आपको बारीकी से ध्यान देना है, बाद में आप ही को परेशान करेंगे ये वर्ड्स, ठीक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फिर अपना आंसर मार्क करें, या तो फिर कंफर्म मार्क करें और अपना आंसर दें, या तो फिर डाउट मार्क करें, इसका आंसर दें। इसका जो आंसर होने वाला है ना, वो है B। नेक्स्ट चलते हैं 29।
अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग इलनेस ऑन एन एंटीबायोटिक regime is recommended to intake the probiotic in his diet. Which probiotics are supplements essential comparing प्रोटीन, विटामिन, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स? ठीक, अब भाई इलेक्ट्रोलाइट तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब ना इसमें ना भाई प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स, ये दो टॉपिक क्या है पहले तो वही समझ लें। प्रो और एंटी। प्रो का मतलब होता है पहले, एंटी का मतलब होता है जब इनिशिएट हो गया उसके बाद। फिर इसके बाद देखिए विटामिन कितने बार रिपीट हो गया, 14 टाइम्स विटामिन का रिपीट है। ह्यूमन एंड बॉडी डिजीजेज का ये चैप्टर है, तो इतना ज़्यादा रिपीटेबिलिटी है विटामिन का। आप कहीं भी विटामिन देखें तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें उसको। ये टॉपिक्स और ये जो है ये निकाली इसलिए रहे कि आपका जो ध्यान है ना वो इंक्रीज हो। ठीक बात। 30 नंबर ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? एनी सर्विंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट, एनी। अब नेशनल ह्यूमन राइट क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं? 7 बार आ चुके हैं। अब बेसिकली यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत सारे जगह पे कि भाई कौन चेयर कर रहा है, कौन है उसका चेयरमैन, कौन कौन है, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है इसमें। ठीक, इसका आंसर अगर आपको पता है। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम क्या करती है वो भी आपको देखना पड़ेगा। एक पॉलिटी चैप्टर में आपको पूरा मिल जाएगा ये, आप एक बार वहाँ पे पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से स्टडी करें, आपको आंसर्स पता चल जाएगा। इसका कंफर्म है आप इसके आंसर्स के लिए, तो फिर आप कंफर्म मार्क करें। अगर आपको डाउट है अभी भी तो डाउट मार्क करके इसको आंसर्स दें। इसका आंसर जो होने वाला है सी है। हम वापस से देखते हैं हमारा जो CDL मेथड है, हमने हर जगह कंफर्म मार्क करके ही इस आंसर तक पहुंचे हम। ठीक, वापस इस पेज को क्लियर कर रहा हूं मैं। आपको सेम काम करना है, कितने कंफर्म आपने मार्क किए, कितने आपने डाउट मार्क किए, सम करना है उनको कि कंफर्म कितने हैं, डाउट कितने हैं, आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन कौन से गलत हुए। कंफर्म में 10 क्वेश्चन थे तो 8 क्वेश्चन सही हुए, 8 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए। डाउट में 5 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए। तो ये 2 क्वेश्चन क्यों गलत हुए? ये फर्स्ट प्रायोरिटी। ये 2 क्वेश्चन क्यों गलत हुए? थर्ड प्रायोरिटी। ये 3 क्वेश्चन कैसे सही हो गए? ये सेकंड प्रायोरिटी। और उसके बाद जो आपने छोड़ दिया वो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रिपरेशन के समय में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि जब समय बढ़ेगा तो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, और जब टॉपिक्स सबसे ज़्यादा हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा यार किसको करूं किसको नहीं करूं। तो इसीलिए प्रायोरिटी रखना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी कहाँ से डिसाइड होता है? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, आपने उस टॉपिक को कवर किया कि नहीं। अगर आप वो टॉपिक कवर कर चुके तो आप गलत कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर जैसे ही आपको पता चला कि मेरा कंफर्म सेक्शन है उसके बाद भी गलत हो रहा है, इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी है और मेरे को उस पेज को वापस खोल के देखना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह हम CDL मेथड को बार बार यूज़ करते हैं, हर क्वेश्चन पे यूज़ करते हैं, ताकि हमको क्लैरिटी आए कि कौन सा हमारा कंफर्म है, कौन सा हमारा डाउट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम इस सीरीज़ में और 3 वीडियो लेके आएंगे 2010 का एनालिसिस करने के लिए। अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अच्छे से देखें। टाइम है, ये टाइम लगेगा आपको, और आपको अगर ये टाइम आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट होगा ही होगा। आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक, थैंक यू।